सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लंग्स जो है वो कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लंग्स के नाम से जो है वो जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लंग्स हैं क्या। लंग्स की डेफिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं जो है ये हमारी बॉडी में स्पॉन्जी और इलास्टिक किस्म के जो हैं वो ऑर्गन्स हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है, लचकदार, और स्पॉन्जी का मतलब होता है नरम, सॉफ्ट, नाजुक भी आप कह सकते हैं। तो लंग्स क्या हैं, ये नरम और लचकदार किस्म के जो हैं वो ऑर्गन्स होते हैं। अब देखना ये है कि ये जो नरम और लचकदार किस्म के ये जो ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम लंग्स का नाम देते हैं, ये हमारी बॉडी में पाए कहाँ पर जाते हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमारी बॉडी में ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो ऑर्गन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ये हमारी बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी रीजन। ये हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी में जो है वो पाए जाते हैं, छाती वाले हिस्से में जो है वो पाए जाते हैं। इसे हम थोरेसिक रीजन भी जो है वो बॉडी का कह सकते हैं। तो ये चेस्ट कैविटी में जो है वो पाए जाते हैं और जोड़ों की सूरत में जो है ये मौजूद होते हैं, पेयर्स की सूरत में जो है वो मौजूद होते हैं। लंग्स जो हैं ये पेयर्स की सूरत में जो है वो मौजूद होते हैं। अब देखना ये है कि ये जो फेफड़े हैं ये बनते कैसे हैं। तो अगर हम थोरेसिक रीजन की तरफ आएँ, चेस्ट कैविटी रीजन की तरफ आएँ, तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलर डक्ट्स, और हर एल्वियोलर डक्ट के आखिरी सिरे पर बहुत सारी थैली नुमा साख्तें, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई का नाम देते हैं। तो यही जो एल्वियोलाई हैं, दोनों तरफ के हर साइड के जो एल्वियोलाई हैं, यही एल्वियोलाई जो हैं ये आपस में मिलकर चेस्ट कैविटी के अंदर जो हैं वो खास किस्म के ऑर्गन्स बनाते हैं जिन्हें हम लंग्स का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस साइड पर भी। तो हर साइड पे दोनों तरफ जो एल्वियोलाई मौजूद होते हैं वो लंग्स जो है वो बनाते हैं। अगर हम इसको भी यहाँ पर लिख लें कि लंग्स की जो है वो फॉर्मेशन कैसे होती है, फेफड़े जो हैं वो बनते कैसे हैं, तो फेफड़े जो हैं ऑन ईच साइड एल्वियोलाई, ऑन ईच साइड, दोनों तरफ की जो एल्वियोलाई हैं ऑन ईच साइड कंबाइन एंड मेक लंग्स। दोनों तरफ की एल्वियोलाई जो है वो आपस में मिलकर लंग्स जो है वो बनाती हैं। अब लंग्स जो है वो पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। दिस वन इज राइट लंग, ये जो है ये दायां फेफड़ा है, राइट लंग, एंड दिस वन इज नोन एज लेफ्ट लंग, ये जो है ये बायां फेफड़ा है। ये बॉडी के लिहाज से मैंने पोजीशन बनाई है, ये बायां फेफड़ा है और ये जो है ये दायां फेफड़ा है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो जो राइट लंग है, जो दायां फेफड़ा है, वो बाएं फेफड़े की निस्बत जो है वो साइज में जो है वो बड़ा होता है। ठीक, सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, इसके अलावा इसके लोब्स कहते हैं पार्ट्स को। जब हम इन लंग्स को देखते हैं, जैसे कि राइट लंग है फॉर एग्जांपल, अगर हम राइट लंग को यहाँ पे ड्रा कर लें और ये जो है ये फॉर एग्जांपल जो है वो लेफ्ट लंग है, तो जो राइट लंग है उसमें हमें 3 इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जबकि लेफ्ट वाले में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो नज़र आता है। तो इनको हम लोब्स का नाम देते हैं, लोब्स। तो आप देख सकते हैं कि जो दायां फेफड़ा है उसमें 3 लोब्स होते हैं, जबकि जो बायां फेफड़ा है उसमें सिर्फ 2 ही लोब्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे कि जो लंग बात करें कि ये जो लंग्स हैं ये तो बहुत नरम होते हैं, लचकदार किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या इनको डैमेज होने से बचाने के लिए क्या इनके गिर्द किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन होती है या नहीं? तो चूँकि
क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि लंग्स जो है ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, ये सारा जो है वो चेस्ट कैविटी रीजन जो है वो कहलाता है, छाती वाला इलाका जो है वो कहलाता है। तो ये जो चेस्ट कैविटी रीजन है, दिस चेस्ट कैविटी रीजन, ये छाती वाला जो हिस्सा है, ये पसलियों के बने एक पिंजरे की सूरत में जो है वो मौजूद होता है। पसलियों का बना एक पिंजरा जिसे हम रिब केज कहते हैं। द चेस्ट कैविटी that is present around lungs, this chest cavity consists of rib cage। ये जो चेस्ट कैविटी होती है ये पसलियों के बने पिंजरे पर मुश्तमिल होती है। वो पसलियों का जो बना पिंजरा है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? द रिब केज, जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बोन, दरमियान में एक बोन होती है, इसे हम कहते हैं छाती की हड्डी, स्टर्नम, चेस्ट बोन भी इसको कहा जाता है। और इस स्टर्नम के साथ जो है वो बाएं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जिन्हें हम पसली जो है, पसलियों का नाम देते हैं, रिब्स का नाम देते हैं। दीज आर रिब्स। 12 इस साइड पर होंगी, 12 इस साइड पर होंगी और 12 ही जो है वो इस साइड पर होंगी। जबकि इनके दरमियान जो ये जो खाली जगह हैं, जैसे कोई भी जब पिंजरा तैयार किया जाता है, एक केज तैयार किया जाता है, तो पहले एक फ्रेम लकड़ियों की मदद से, वुड की मदद से सांचा जो है वो बनाया जाता है, फ्रेम जो है वो बनाया जाता है। फिर जहाँ पे खाली जगह होती है वहाँ पे जाली या कोई दूसरी चीज़ जो है वो लगा दी जाती है उसको पुर करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर ये हड्डियाँ जो है यहाँ पर लकड़ियों का काम कर रही हैं इस पिंजरे को बनाने के लिए, तो यहाँ पर खाली जगहों को कवर करने के लिए यहाँ पर जाली के तौर पर यहाँ पर मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो इन खाली जगहों को जो है वो कवर करते हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? वो मसल्स जो रिब्स के साथ जुड़े होते हैं, जो पसलियों के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इन पसलियों के नीचे वाली साइड पर यहाँ पर भी मसल की ही एक बहुत मोटी शीट जो है, शीट मीन लेयर जो है वो मौजूद होती है। इस मोटी लेयर को, जो कि फेफड़ों के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। दिस इज नोन एज डायाफ्राम। अगर इस डायाफ्राम को हम यहाँ पे ड्रा करें तो ये डायाफ्राम जो है ये यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है। चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे पसलियों का जो पिंजरा है, जो कि रिब्स, 12 रिब्स, 12 इस साइड पर, 12 इस साइड पर, 12 पेयर्स बन जाएंगे, जो कि 12 जोड़े जो है वो पसलियों के और इंटरकोस्टल मसल्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बिल्कुल नीचे बिलो रिब केज या बिलो चेस्ट कैविटी देयर इज अ थिक मस्कुलर शीट प्रेजेंट। एक बहुत मोटी शीट जो है वो मौजूद होती है मसल की, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। दिस इज नोन एज डायाफ्राम। तो याद रखना है कि जो चेस्ट कैविटी है, द चेस्ट कैविटी कंसिस्ट ऑफ रिब केज। चेस्ट कैविटी के अंदर पसलियों का बना एक पिंजरा जो है वो मौजूद होता है, जिसके अंदर फेफड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम, ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम हैं, जो लंग्स की प्रोटेक्शन और उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी जो है वो मदद देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लंग्स होते हैं, बॉडी में जो फेफड़े होते हैं, हर फेफड़े के गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है। ईच लंग इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। हर फेफड़े के गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, जो बाहर की तरफ जो है वो मौजूद होती हैं। इस डबल मेम्ब्रेन में जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली साइड पर होती है उसे हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन।
जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये लंग्स को बाहर से जो है वो महफूज रखती हैं। अब अगर हम देखें कि लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब सिकुड़ेंगे, खास तौर पे जब लंग्स जब फैलेंगे, तो लंग्स की जो दीवारें हैं वो प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है वो टकराएंगी। तो यहाँ पर इसका सलूशन भी मौजूद है। देखा गया है कि हर फेफड़े और प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान एक लिक्विड जो है वो मौजूद होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का काम क्या है? ये फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन से क्या मुराद है कि जब फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, सिकुड़ते या फैलते हैं, तो ये सिकुड़ने और फैलने की वजह से फेफड़ों की जो दीवारें होती हैं उनको प्लूरल मेम्ब्रेन से टकराने से जो है वो महफूज रखता है। तो यहाँ पर ये फ्लूइड फेफड़ों की दीवारों और प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान लुब्रिकेशन का जो है वो काम करता है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड अगर हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस की बात करें कि कौन कौन से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट पेपर में आज के टॉपिक के हवाले से आ चुके हैं, तो उसमें एक एमसीक्यूज है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। वो एमसीक्यूज क्या है? डैट इज़ विच स्ट्रक्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पुशिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स। कौन सी साख्त ऐसी है जो फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने में जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो अगर हम बात करें तो इस हवाले से जो प्रॉपर पॉसिबल जो इसका आंसर है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो कि एक बहुत थिक मस्कुलर शीट होती है, डायाफ्राम। डायाफ्राम बॉडी की वो साख्त है, वो स्ट्रक्चर है जो हवा को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ही अहम जो है वो रोल प्ले करता है। क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो लंग्स जो हैं वो प्रेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे हवा जो है वो बाहर की तरफ पुश्ड आउट होती है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें तो एक ही क्वेश्चन जो है वो पिछले 5 साल के पेपर में जो है वो देखने को मिलता है। डेट आर व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? और दूसरा जो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो सकता है वो है व्हाट इज़ डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? तो बात करेंगे हम इंटरकोस्टल मसल्स की और देखेंगे इंटरकोस्टल मसल्स को जो है वो हम कैसे लिखेंगे। तो इंटरकोस्टल मसल्स, तो अब व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल्स, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का जो नंबर दिया गया है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे और जो क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है जस्ट हम उसको टॉपिक के तौर पे लेंगे। डेट आर इंटरकोस्टल मसल्स। पूरा क्वेश्चन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो देखना है कि क्या है। अब इंटरकोस्टल मसल्स हमने पढ़ा कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं। दोज मसल्स that are attached to ribs are called intercostal मसल्स। वो मसल्स जो रिब्स के साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब चूंकि ये डेफिनेशन है तो अल्टीमेटली हम इसको इन्वर्टेड कोमास में जो है वो लाजमी लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है। अब देखिए 2 लाइनें लिखने के कभी भी एग्जामिनर जो है वो हमें पूरे नंबर नहीं देगा, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो सिर्फ 1 या 2 लाइनों पर मुश्तमिल है तो उसमें एक ऐसी लाइन खुद ऐड करें उस शॉर्ट क्वेश्चन में जो कि आप समझते हैं कि उस टॉपिक के हवाले से जो है वो बहुत अहम है। तो इस हवाले से अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले कि वो कहीं से जब हमारे मार्क्स जो हैं वो कट कर सके, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड रिब मसल्स। इन्हें हम रिब मसल्स भी जो है वो कहते हैं। अब देखिए मैंने उसी टॉपिक में से उसी वर्ड को जो है वो चेंज करके लिख दिया कि इन्हें हम रिब मसल्स भी कहते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड रिब मसल्स। चूँकि ये बड़ी अहम बात है तो यहाँ तो इसको आप मार्कर से लिखेंगे, यहाँ आप इसको अंडरलाइन जो है वो लाजमी करेंगे। तो उर्दू वाले जो तालिब इल्म हैं यहाँ पे लिखेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल्स, पट्टे भी जो है वो निकाल रहता है, वो मसल्स जो जिस्म में पसलियों के साथ, रिब्स के साथ जुड़े होते हैं।
इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। वो मसल्स जो बॉडी में पसलियों के साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लिखेंगे, और साथ में हमने कहा एक एक्स्ट्रा लाइन भी जो है वो हमने लिखनी है कि ये मसल्स, इन मसल्स को, अब अगर आप मार्कर से लिखेंगे तो इन मसल्स को पसलियों के मसल्स या रिब मसल्स भी आप लिख सकते हैं, पसलियों के मसल्स भी कहा जाता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी ये तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा हमने पेन से लिखा या बॉल पॉइंट से लिखा, तो मार्कर की मदद से हम लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड रिब मसल्स। तो इस तरह पढ़ने में जो है वो ज़्यादा आसानी होगी, दिखने में भी जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा।